तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैफेसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी आईटी सेक्टर की एक मिड साइज कंपनी है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हुए हैं और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें मैफेसिस लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी आईटी सेक्टर की लगभग सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनी के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है। अगर हम बात करें कंपनी की सर्विसेज की, तो कंपनी आईटी सर्विसेज में ब्लॉकचेन, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चर गाइडेंस, उसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, इस तरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक है और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। जिस भी कंपनी को जिस भी सेक्टर को चाहिए होता है, लगभग सारी इंडस्ट्री को कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और हम बात करें कंपनी की लीडरशिप पोजीशन की, तो 2019 में कंपनी को 7th रैंक मिला था इन ओवरऑल आईटी कंपनी, यानी कि लगभग आज से 2-3 साल पहले 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी अपने आईटी सेक्टर के अंदर और आज भी लगभग उसी पोजीशन के आसपास कंपनी का जो मार्केट पोजीशन वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, जैसे हमने बात की कंपनी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें कहां से कंपनी कितना कितना रेवेन्यू आता है उसमें देखें तो कंपनी जो एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी एप्लीकेशन से देती है, उससे कंपनी को 68% रेवेन्यू होता है। उसके अलावा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ से कंपनी को 20% रेवेन्यू आता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग में जो कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहां से कंपनी को 12% का रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू भी देखें तो मेनली कंपनी को एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस आता है, लेकिन बाकी जगह भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी का रेवेन्यू है। ऐसी अगर बात करें इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू की, जो हमने बात की कंपनी बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे कंपनी को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 54% का। उसके बाद में इंश्योरेंस जो सेक्टर है वहां से 8.5% रेवेन्यू आता है। टीएमटी यानी कि टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह की जो सारी इंडस्ट्रीज है वहां से कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, यहां से कंपनी को 13% रेवेन्यू है और बाकी की जो अदर इंडस्ट्रीज है वहां से कंपनी को 11.5% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो कंपनी की लगभग 19 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं और 60 कंपनी के पास में इन 19 कंट्रियों में सेल्स और डिलीवरी के सेंटर्स हैं जहां से कंपनी अपना बिजनेस करती है। और कौन कौन सी कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज या बिजनेस हैं, उसमें मेनली है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूके, जापान, यूरोप और बहुत सारे अलग कंट्रीज में कंपनी अलग अलग कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज हैं जहां से कंपनी अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू की, तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो यूएस से यानी अमेरिका से आता है 82% का। बाकी यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से 10% और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं वहां से कंपनी को 8% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा बात करें कंपनी के क्लाइंटेल की, तो कंपनी में काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें से कंपनी के पास में 6 टॉप जो है ग्लोबल बैंक्स हैं जिसके साथ कंपनी अपनी सर्विसेज देती है, बिजनेस करती है। साथ से कंपनी के पास में 11 आउट ऑफ 15 टॉप मॉर्गेज लैंडर्स हैं जिनको कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और साथ साथ कंपनी के पास में 3 टॉप ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके साथ कंपनी अपना बिजनेस करती है, अपनी सर्विस उनको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से अगर हम कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल देखें, तुमने काफी अच्छे से देखा, कंपनी लगभग सारी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी है, कंपनी में क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी ठीक है। दूसरी बात क्या है, मेनली जो निकल के आई बात हुई है कि 82% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है, तो अमेरिकन क्लाइंटेज के ऊपर कंपनी की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अदरवाइज हम बात करें तो बिजनेस वाइज काफी स्ट्रांग कंपनी आज के डेट में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज के डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज करता हूं पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके।
और सबसे पहला पैरामीटर जिस पे हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 6,500 करोड़ रुपए के, जो कि अब 2022 में बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को हर साल इंक्रीज किया है, काफ़ी अच्छा साइन है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 15% के बहुत ही जबरदस्त CAGR से अपने बिजनेस को ग्रो किया है। तो बिजनेस वाइज बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो भी आप देखोगे तो पिछले 5 साल से 16%, 19%, 18% का काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम क्यों चेक कर रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करने से हमें यह पता लगता है कि कंपनी अपना, जैसे हमने बात की रेवेन्यू, तो कंपनी अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है, साथ साथ कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर रही है। इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी जो भी उसके कॉस्ट है, जो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, उनको काफी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। साथ साथ कंपनी अपनी प्राइसिंग को भी अच्छे से रख पा रही है, कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे हैं। इसलिए हम हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जरूर चेक करते हैं। उसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहां पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हुआ है कंपनी का। 2018 में 800 करोड़ के आसपास, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1200 और अब 2022 में 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो 800 से 1400 यहां पे देखें तो लगभग डबल हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल के अंदर। और यहां पे भी हम पिछले 5 साल का कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ का जो CAGR है वो चेक करें तो 12% के CAGR से हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी अच्छे से यहां पे इंक्रीज कर पा रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है उसमें सारे खर्चे करने के बाद में जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, रिजर्व्स हैं, सब करने के बाद में कंपनी को उसमें फ्री कैश फ्लो बच रहा है या नहीं बच रहा। क्योंकि फ्री कैश फ्लो एक बिजनेस की असली कमाई होती है, जिसको एक इन्वेस्टर या एक जो हम कहेंगे बिजनेस का ओनर है वो अपने घर लेके जा सकता है। वो पैसा है जो बिजनेस को रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको प्रॉफिट तो होता है लेकिन बार बार वो पैसा उनको वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है और फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कंपनियां बिजनेस तो कर रही हैं लेकिन इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के लिए या एक तरीके से इन्वेस्टर को घर ले जाने की कोई भी ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। 2018 में 700 करोड़ के आसपास था, जो कि अब बढ़ के 2022 में 1600 करोड़ पे हो गया है। तो कंपनी अब तक जितने भी पैरामीटर चेक कर रहे हैं हर पैरामीटर बहुत ही अच्छे से खरी उतर रही है। तो कंपनी फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छे से जनरेट कर पा रही है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखोगे तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट करी है 46%, 47%, 100%, फिर 60% 2022 में। तो कंपनी उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो इस तरह की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो हर साल कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेमेंट करे, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके अगर बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है उसमें उसने अपना जो खुद का पैसा है वो कितना इन्वेस्ट किया है और लोन ले कितना पैसा बिजनेस कर रही है कंपनी। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो उससे उसके इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन उसको पड़ता है कि हर साल उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना है और कुछ टाइम बाद वो पैसा भी वापस करना है। तो जो पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा हुआ है उसको वापस करने से भी बिजनेस इफेक्ट होता है और हर साल परमानेंट बर्डन तो इंटरेस्ट का आता ही है। तो अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो वो हाई रिस्क कंपनी बन जाती है और ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। और यहाँ पे इस कंपनी का हम डेट बाय इक्विटी रेशियो देखें तो यार 0.15, यानी अगर 100 रुपये इक्विटी है तो 15% का या 15 रुपये का जो है कंपनी ने डेट भी लिया हुआ है। तो बहुत नॉमिनल से डेट है, 15% का डेट कोई बहुत डेट नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम उसके अगेंस्ट अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह पता लगता है जो हर साल कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट अपनी करनी है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी पास जो है वो अवेलेबल है।
जिससे वो आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है 24 टाइम्स, यानी कि जो कंपनी ने हर साल पैसा जो पे करना है अपने इंटरेस्ट का, उसका 24 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास में है, तो कंपनी को जल्दी से कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 या 6 टाइम्स होता है तो माना जाता है कंपनी आराम से अपना डेट जो है होल्ड जो हैंडल कर लेगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी का 24 टाइम्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल आराम से हो जाएगी। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से पता लगता है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा एज एन इक्विटी कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उनके पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 21% का, और पिछले 5 साल के हम एवरेज देखें तो वह है 19% की। और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15% या उससे ज़्यादा होता है तो उसको काफ़ी एफिशिएंट कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे देखें तो 19% की पिछले 5 साल की एवरेज है, तो यानी कंपनी काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को हैंडल कर रही है। तो इस तरह से सारे पैरामीटर हम चेक करें तो लगभग क्या बल्कि सारे ही पैरामीटर काफ़ी अच्छे से कंपनी स्टैंड होती है। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में है, कोई खास डेट भी होल्ड नहीं करती। तो इस तरह देखें तो कुल मिला के कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होल्ड करती है और बड़े आराम से आने वाले टाइम में इस बिजनेस को इसी तरह से सस्टेन भी कर सकती है। तो फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी आज की डेट में ये है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के फाइनेंसिस के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी के फ्री कैश फ्लो के ऊपर कंपनी को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो था वो था 2020 के अंदर कंपनी के पास में 1195 करोड़ रुपए, 2021 के अंदर 1328 करोड़ और 2022 के अंदर 1596 करोड़ रुपए। अब क्योंकि तीनों साल में वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 1375 करोड़ रुपए। यानी कि मैफेसिस लिमिटेड कंपनी हर साल लगभग 1375 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 69,000 करोड़ रुपीज़। यानी कि अगर हम 69,000 करोड़ रुपीज़ मैफेसिस लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो सारा का सारा जो फ्री कैश फ्लो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब होता है। तो अब ये तो होगी पूरी कंपनी की वैल्यू। अब हमें अगर पर शेयर के हिसाब से निकालनी है तो 69,000 करोड़ जो पूरी वैल्यू आई है उसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी के हैं उससे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। और इस हिसाब से कंपनी की पर शेयर की वैल्यू आ रही है 3,650 रुपये पर शेयर। यानी कि अगर हम 3,650 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैफेसिस लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम पूरे पैसे दे खरीदेंगे या प्रीमियम दे के खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड। जो हमने प्रॉफिट देखे, जो हमने रिवेन्यू देखे, वो सब पास्ट रिकॉर्ड था। इवन जो हम फ्री कैश फ्लो को कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं वो भी पुराने फ्री कैश फ्लो है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट ना कर पाए, कोई बिजनेस प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें हमेशा अपने रिस्क को पहले से मैनेज करके चलना चाहिए। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी है, जिससे हम अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। और यहाँ पे हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 3,650 रुपये पर शेयर। अब उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1,825 रुपये। तो अगर हम 1,825 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैफेसिस लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छे दाम पे खरीदेंगे और साथ साथ हम अपने आने वाले जो रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस या हमारी बात के में कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में एक्चुअल प्राइस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका क्या चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2,012 रुपये। यानी कि जो हमने निकाल थी फेयर वैल्यू 3,650, उसका आधा 1,825 और कंपनी की करंट शेयर प्राइस 2,012। यानी कि लगभग कंपनी जो है हमारे को उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अवेलेबल है। जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है उसके 50% पे कंपनी आज की डेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए
जो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो अंडर वैल्यूएशन भी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और हमें सस्ते दाम पर मिल रही है। अब बात आती है कि सस्ते दाम पे क्यों मिल रही है, तो उसका मेन जो रीजन है वो वही जो हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी को 85% रेवेन्यू अमेरिकन मार्केट से आता है। और जैसे बातें हो रही है कि अमेरिकन के अंदर रिसेशन आने वाला है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बार बार फेड वाले बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ऑलरेडी जो लोग हैं, जो बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, मार्केट की बात करें नॉर्मल, तो वो सारे फ्यूचर के हिसाब से कंपनी को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं और लोगों के सेंटीमेंट गिर जाते हैं, इसलिए इस तरह की कंपनी के प्राइसेस भी गिर जाते हैं। लेकिन आप देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्लाइंटेज अच्छे हैं, तो थोड़े बहुत टाइम की प्रॉब्लम होगी, लेकिन वापस से फिर से कंपनी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और साथ साथ जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और कंपनी का क्योंकि प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो लॉन्ग टाइम में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अंडर वैल्यूएशन में कंपनी हमें मिल रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो अगर आप इस तरह की कंपनी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कंपनी पर और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट या कोई ब्रोकर जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बात करके भी इस कंपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, बट सीधी सी बात है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। आप देखिए, समझिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।